तो नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण या इसे कहें तटस्थता वक्र विश्लेषण। अभी तक अपन ने दो चीजें पहले पढ़ी थी, सीमांत उपयोगिता ह्रास और दूसरी पढ़ी थी सब सीमांत। दो चीजें अपन ने पढ़ी थी, ये दोनों की दोनों नियम थे, ये उपयोगिता की गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित थे। अब जो हम पढ़ रहे हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण, ये उपयोगिता को क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर गणनावाद करता है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या है, इसके सबसे पहले उदासीन, दूसरा इसका नाम है तटस्थता। यानी व्यक्ति तटस्थ हो जाए तो किसे कहेंगे, उदासीन या तटस्थ। उदासीनता का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी अवस्था सामने आ जाए जिसमें व्यक्ति किसी और भी आकर्षित ना हो, वो अपनी जगह तटस्थ हो जाए, अपनी जगह शांत हो जाए और ये निश्चित कर ले कि उसे जो कुछ भी मिलने वाला है वो उतना ही अच्छा होगा जितना ही कोई दूसरी अन्य वस्तु होगी। जैसे इसका अर्थ रूप ये होता है, इसके अर्थ रूप में अगर बात करूं तो उदासीनता वक्र का अर्थ मैं बताऊं तो जैसे उदासीनता वक्र है, मैं ये कह सकता हूं कि इस उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, चार बिंदु से बना के ABCD, इस उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होगी जितनी कि किसी अन्य बिंदु पर, यानी चारों बिंदुओं पर एक समान उपयोगिता प्राप्त होती हुई होगी। ऐसा जब हम मानते हैं तो उदासीनता वक्र विश्लेषण का मतलब यह है कि उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को एक समान उपयोगिता प्राप्त होती हुई होगी। उदासीनता वक्र की मान्यताएं क्या है, मान्यताओं के बारे में यहाँ पर मान्यताएं दे रही है। प्राथमिकता क्रम, वस्तुओं के सहयोग का निर्धारण, वस्तु का समरूप वाद्य, विवेकपूर्ण व्यवहार, पारदर्शिता, ज्ञान और उदासीनता। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझिए। यानी अभी तक हम उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हमने किसी एक ही वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग के बारे में बात की थी। सम सीमांत उपयोगिता नियम में हमने किसी एक ही वस्तु की अधिक उपयोगिता न करते हुए हमने दो या दो से अधिक वस्तुओं पर हमारी पूंजी खर्च करके उपयोगिता प्राप्त करने की बात की थी। दोनों ही नियमों में ये कहा गया था कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि उपयोगिता की गणना नहीं की जाएगी, यानी उपयोगिता क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पर होगी। अर्थशास्त्र में एक मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक फिक्स नियम है कि संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अनंत आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों से पूर्ण करना है, इसलिए एक उपभोक्ता बहुत ही विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। उसे ये पता है कि उसे अपनी पूंजी से अधिकतम उपयोगिता कैसे प्राप्त करनी है या अपनी पूंजी से अधिकतम उसे संतुष्टि कैसे प्राप्त करनी है, इसका उसे आभास होता है, उसका उसे ज्ञान होता है, तभी ये नियम लागू होता है। तो इस उदासीनता वक्र विश्लेषण की शुरुआत अपन यहाँ से करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता को अपनी जिन जिन वस्तुओं में उसे अपना पैसा खर्च करना है या जिन वस्तुओं के उपभोग से उसे उपयोगिता प्राप्त करनी है, उन वस्तुओं का एक क्रम निर्धारण करेगा कि पहले क्रम में मुझे ये संतुष्टिपूर्ण करनी है, दूसरे क्रम में इसको ये संतुष्टिपूर्ण होगी, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में ये। ऐसे पहले वह अपनी उपयोगिता या अपनी आवश्यकता का एक क्रम निर्धारण कर देगा और क्रम निर्धारण करने के बाद दो या दो से अधिक विभिन्न वस्तुओं के संयोग बना देगा। जैसे एक संयोग में 2-3 वस्तुएं डाल दी अलग अलग मात्रा में, दूसरे संयोग में अलग अलग वस्तुएं डाल दी, तीसरे संयोग में अलग अलग वस्तुएं डाल दी, चौथे संयोग में अलग अलग वस्तुएं डाल दी। और वो संयोग इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी उपभोक्ता उनमें से कोई भी संयोग ले ले, उसे हर संयोग में एक समान उपयोगिता प्रदान करेगा, ऐसे वो संयोग बनाएगा। और संयोगों के बाद में तीसरा ऐसे मान्यता है कि वस्तु विभाज्य
विभाज्य होगी और समरूप होगी, यानी दो वस्तु जिनके सहयोग हम बना रहे हैं वो एक समान वस्तु होगी, एक मतलब दूसरे आकार प्रकार, एक ही वस्तु का आकार प्रकार एक जैसा होगा और विभाज्य होंगे, इन वस्तुओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसी मान्यता हम मानते हैं। उसमें नेक्स्ट है विवेक को विवाद, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो बहुत ही विवेकशील उपभोक्ता है। अर्थशास्त्र बिना विवेकशीलता के काम नहीं करता है। उसे ये पता है कि मुझे मेरी पूंजी से या मुझे मेरे संसाधनों से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होगा, मुझे मेरे संसाधनों से अधिकतम उपयोगिता कैसे प्राप्त होगी, अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी, इस बात का ख्याल रख करके ही वह अपना व्यवहार करेगा और उसे इसीलिए उसे कहते हैं विवेक को व्यवहार करना जरूरी है। बाजार का ज्ञान, ये भी यहाँ अपेक्षा की जाती है कि उपभोक्ता को ये पता है कि बाजार में कौन सी वस्तु किस समय किस भाव में मिल रही है, किस वस्तु का क्या भाव है, ये सारी की सारी अवस्थाएं बाजार के ज्ञान के समझ में उपभोक्ता को होनी जरूरी है, तभी इन्हें लागू होगा। और फिर अंततः उदासीन, यानी जब ये सब चीज़ें समाहित हो जाएंगी और समाहित होने के बाद एक सामने आपकी तालिका बनेगी तो एक उपभोक्ता उदासीन होगा। अब देखिए आपकी तालिका में सामने ये हमने विभिन्न सहयोग जैसे पूछा ना, वस्तु विभिन्न सहयोग निर्भर, ये 4 सहयोग मैंने आपको उदाहरण में दिए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और वस्तुओं को हमने सुविधा के हिसाब से 2 माना है, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन सुविधा के हिसाब से हमने 2 वस्तुएं मानी है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। एक्स में हमने सेव किया है, वाई में हमने केले लिए हैं। पहला जो सहयोग है, हमने पहला सहयोग दिया है कि 1 सेव और 8 केले, यानी 8 केले और 1 सेव का एक सहयोग होगा। दूसरा सहयोग होगा सेव की संख्या हमने बढ़ाई है तो केले की संख्या कम की जाएगी, क्योंकि हमें सहयोग इस प्रकार से बनाने हैं कि पहले सहयोग से मिलने वाली उपयोगिता उतनी ही होगी जितनी कि दूसरे से मिलने वाली होगी, उतनी ही होगी जितनी कि तीसरे से मिलने वाली होगी, उतनी ही होगी जितनी कि चौथे से मिलने वाली होगी। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रत्येक सहयोग से मिलने वाली उपयोगिता एक समान होगी। जब एक समान उपयोगिता हमें मिलती हुई होगी तो हम जब किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम करेंगे, क्योंकि दोनों वस्तु की मात्रा अगर बढ़ाने लग जाएंगे तो सहयोग बराबर नहीं रहेगा। इसलिए सहयोग बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, दूसरी वस्तु की मात्रा घटाते जाएंगे और विभिन्न सहयोग हम बना लेंगे। तो इसी प्रकार से हमने प्रथम सहयोग में 1 सेव दिया है, 8 केले दिए हैं। दूसरे सहयोग में हमने 2 सेव दिए हैं, यानी 1 से बढ़ाकर 2 सेव कर दिए और केलों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी। तृतीय सहयोग में मैंने 3 कर दिया, बढ़ाकर सेव और केले की घटाकर 3 कर दिए। चतुर्थ सहयोग में 4 कर दिए, यहाँ बढ़ाकर उसको 2 कर दिए। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही घटाते जाएंगे, आप अपने हिसाब से सहयोग बना सकते हैं, लेकिन आपको ये एडजस्टमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हो तो दूसरी वस्तु की मात्रा थोड़ी कम कर दो, जिससे ऐसा लगे कि हर सहयोग एक समान उपयोगिता प्रदान करता हुआ होगा, ऐसा लगना चाहिए। तो ये हमने 4 सहयोग आपके सामने बनाए हैं और ये सहयोग अब इस मान्यता के आधार पर पहले हमने वस्तुओं का प्राथमिकता क्रम निर्धारण किया था, यानी मुझे सेव और केलों का उसमें हमें उपयोगिता प्राप्त करनी है। फिर वस्तु में सहयोग निर्धारित कर दिए, वस्तु का एक जैसे ये वस्तु सेव के आकार एक समान होगा, केलों का आकार एक समान होगा और विवेक को व्यवहार की जो सामान्य बात होगी। अब एक उदासीनता है, यानी एक उपभोक्ता उदासीन है। उदासीन क्यों है? मान लीजिए कि मैं उपभोक्ता हूँ, आप एक उपभोक्ता है, हमें ये पता है कि पहले सहयोग का यदि मैं उपभोग करूंगा तो मुझे मिलने वाली उपयोगिता मान लीजिए अक्स है, तो दूसरे सहयोग से मिलने वाली उपयोगिता में मुझे अक्स होगी, तीसरे सहयोग से मिलने वाली उपयोगिता में मुझे अक्स होगी और चौथे सहयोग से मिलने वाली उपयोगिता में मुझे अक्स होगी। यानी कि कोई भी एक सहयोग मुझे मिलना है, मुझे देना है और प्रत्येक सहयोग उतनी ही उपयोगिता देंगे जितनी कि कोई दूसरे सहयोग से मिल सकती है। तो इसलिए जब मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि चारों सहयोगों में से प्रत्येक सहयोग एक समान उपयोगिता प्रदान करने वाला होगा और मुझे एक सहयोग उसमें से लेना है, मिलना है और हर सहयोग उतनी ही उपयोगिता देगा जितना कि कोई दूसरा सहयोग देगा, तो जब ऐसा मैं निश्चित हो गया तो मैं
किसी भी सहयोग के प्रति आकर्षित नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? मुझे कोई लालच नहीं है कि पहला सहयोग उठा लो तो उससे मुझे ज़्यादा मिल जाएगी, या तीसरा सहयोग उठा लो तो मुझे ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसा कोई लालच नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्ट है कि चारों सहयोग एक समान उपयोगिता प्रदान करते हुए होंगे। प्रत्येक सहयोग से आपको उतनी उपयोगिता मिलेगी जितनी कि किसी अन्य सहयोग से मिलेगी, और कोई एक सहयोग आपको मिलना निश्चित है। इसलिए आप इन सभी सहयोगों के प्रति उदासीन रहते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ उदासीनता। इसलिए इससे मतलब है उदासीनता। या दूसरे शब्दों में कहें कि तटस्थ रहता हूँ, मैं तटस्थ हूँ, किसी भी ओर मेरा झुकाव नहीं है, किसी भी सहयोग की ओर मैं आकर्षित नहीं हो रहा हूँ, किसी भी सहयोग को की तरफ मैं झुक नहीं रहा हूँ, मैं तटस्थ रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक सहयोग मुझे मिलना है और उस सहयोग से उतनी उपयोगिता मिल जाएगी जितनी कि कोई अन्य सहयोग हमें दे सकता है। इसलिए मैं तटस्थ हूँ, इसलिए इस नीति का नाम पड़ा है तटस्थतावक विशेष। अब इस उदासीनता तालिका है, उदासीनता तालिका, इस उदासीनता तालिका के आधार पर उदासीनता वक्र बनाते हैं। देखिए ये उदासीनता वक्र मैंने बनाया है, आपके सामने है। 0 ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने एक्स प्लस 2 भी है, इसमें शेप की मात्रा है। शेप हमने पहला सहयोग में जैसे 1 2 3 4 चारों सहयोग में एक शेप उठाया है। 1 2 3 4 4 हमने एक्स प्लस 2 बोले। वाई वस्तु में पहले नहीं है, वाई वस्तु में 8 वस्तु हैं, तो पैमाने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वस्तु हमारे सामने रखी वाई वस्तु। पहला सहयोग क्या होता है? प्रथम सहयोग है 1 शेव 8 केले, यानी 1 शेव 8 केले, ये बता दिया, ये इसका पहला बिंदु है। दूसरा सहयोग है 2 शेव 5 केले, यानी 2 शेव हो गए 5 केले हो गए, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा सहयोग है 3 शेव 3 केले, 3 शेव और 3 केले, तीसरा बिंदु है। और चौथा सहयोग है 4 शेव 2 केले, 4 शेव हो गए 2 केले हो गए। इन चारों बिंदुओं को जिसको हमने ए बी सी और डी नाम से नामित किया है, इनको मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींचेंगे, इसे हम कहेंगे इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र। तो ये इंडिफरेंस कर्व है। अब इस इंडिफरेंस कर्व में स्पष्ट है, इसकी विशेषता के बारे में साथ साथ कि इस इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती हुई होगी। यानी इसके किसी बिंदु पर, चाहे आप ए बिंदु ले लें, या बी बिंदु ले लें, या सी बिंदु ले लें, या डी बिंदु ले लें, कोई भी बिंदु ले लीजिए, आपको मिलने वाली उपयोगिता एक समान रहेगी। अर्थात एक उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को एक समान उपयोगिता प्राप्त होती हुई होगी। मैं विशेषताओं पे आ रहा हूँ, तो पहली विशेषता बोल रहा हूँ कि उदासीनता वक्र, एक उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती हुई होगी। दूसरी विशेषता बोल रहा हूँ, उदासीनता ऊंचा, मतलब दाहिनी और ऊपर की ओर जो उदासीनता वक्र है वो ऊंचे उपयोगिता के लिए माना जाएगा। यानी मैं ये यहाँ ये कहूँगा कि आईसी वक्र 1, इस आईसी वक्र 1 के प्रत्येक बिंदु पर आपको एक समान उपयोगिता प्राप्त होती हुई होगी। लेकिन अगर आप आईसी वक्र 2 की बात करें, तो आईसी वक्र 2 के भी प्रत्येक बिंदु पर एक समान उपयोगिता प्राप्त होती हुई होगी। आईसी वक्र नंबर 1 के प्रत्येक बिंदु पर एक समान मिलेगी, आईसी वक्र 2 के प्रत्येक बिंदु पर एक समान उपयोगिता मिलेगी। लेकिन आईसी वक्र 1 की बजाय आईसी वक्र 2 पे मिलने वाली उपयोगिता है वो अधिक होगी। यानी कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर जाएगा, ऊंचा इंडिफरेंस कर्व अधिक उपयोगिता प्रदान करता हुआ होगा। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि आईसी वक्र 1 पे मिलने वाली उपयोगिता कम है बजाय आईसी वक्र 2, या आईसी वक्र 2 पे मिलने वाली उपयोगिता ज्यादा है बजाय आईसी वक्र नंबर 1, ये मैं कह सकता हूँ। तीसरी विशेषता है, कभी भी इंडिफरेंस कर्व आपस में काटेंगे नहीं, ऐसे काटेंगे नहीं, पैरेलल करेंगे, लेकिन ऐसे काटते हुए कभी नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। चौथी विशेषता बता रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को छूता हुआ नहीं होगा। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स एक्सिस को छू रहा है या वाई एक्सिस को छू रहा है, ऐसा कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को छूता हुआ इंडिफरेंस कर्व कभी नहीं होगा।
कभी भी इंडिफरेंस एरो नीचे बाईं ओर से ऊपर दाहिनी ओर नहीं जाएगा, यानी नीचे दाहिनी ओर से ऊपर दाहिनी ओर जाना इंडिफरेंस एरो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिफरेंस एरो हमेशा ऊपर बाईं ओर से नीचे दाहिनी ओर आता हुआ होगा और इंडिफरेंस एरो उल्टोत्तर होगा, लेकिन ये तो सर आपको दिखाया उल्टोत्तर ये इस हिसाब से इंडिफरेंस एरो नहीं हो सकता। अब एक आता है प्रतिस्थापन सीमांत। प्रतिस्थापन सीमांत क्या है, इसी के बदले आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए प्रतिस्थापन सीमांत देखिए के बदले में बढ़ा रहा हूँ यहाँ। प्रतिस्थापन सीमांत है प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर क्या देखिए, यहाँ 3:1 यानी 3 कम हुआ 1 बढ़ा, यहाँ 2 कम हुआ 2:1 और यहाँ 1:1। ये प्रतिस्थापन दर है, यानी दूसरी वस्तुओं का जो संयोग निर्धारित करते हैं उस संयोग में जब हम एक वस्तु की मात्रा कम करते हैं उसके बदले में दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसको प्रतिस्थापन करते हैं, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को स्थापित करना। यानी 2 केले 3 केले हमने यहाँ कम किए, उसके लिए 1 सेव बढ़ाया, यहाँ 2 केले कम किए उसके लिए 1 सेव बढ़ाया, यहाँ 1 केला कम किया उसके लिए 1 सेव बढ़ाया। तो ये जो दर है उसको प्रतिस्थापन करते हैं। इसको डायग्राम में कैसे कहेंगे, जब यहाँ आ जाएंगे पुराना डायग्राम बना हुआ है इसी में मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले 8 सेव थे, 8 केले थे और 1 सेव था। अब हमने वाई वस्तु यानी केला 3 कम किया, सेव 1 बढ़ा दिया, प्रतिस्थापन दर है। दूसरी प्रतिस्थापन दर में 2 केले कम किए, 1 हमने सेव बढ़ा दिया, ये प्रतिस्थापन। फिर आगे हमने 1 सेव केला कम किया और 1 सेव बढ़ा दिया, ये प्रतिस्थापन दर। तो ये जो देखा गया चीज है ये प्रतिस्थापन की दर को दिखाने को देखा है, इसको अपन निश्चित डायग्राम में बना दिया। आप इसको अलग डायग्राम में बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन समझाने के हिसाब से मैंने आपको जो डायग्राम में बनाया है ये प्रतिस्थापन की दर में हमारे सामने है। तो ये अब जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है एक बार मैं समराइज करता हूँ वापस सुनिए। इसमें अभी तक हमने पहले 2 नियम बने थे, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम। दोनों ही नियमों में उपभोक्ता की जो उपयोगिता है उसको गणना की जा सकती थी, गणनावाचक दृष्टिकोण हमने माना था। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में किसी एक ही वस्तु की अधिक इकाइयों में के उपभोग करने की बातें हो रही थी। जब एक ही वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करेंगे तो मिलने वाली उपयोगिता में क्रमशः ह्रास होता जाएगा। फिर यहाँ समसीमांत की बात आई, यानी उपभोक्ता जागरूक है ये मानते हुए कि मैं मेरी वस्तु मेरी जो मुद्रा है मेरा धन है उसका इस प्रकार से प्रयोग करूँ कि मुझे मिलने वाली उपयोगिता अधिक से अधिक हो। इसलिए अधिक होने के लिए मुझे एक वस्तु से हट करके 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में जाना पड़ेगा। तो यहाँ समसीमांत उपयोगिता में हमने ये प्रयोग करा था कि उपभोक्ता अपनी आय को अपनी मुद्रा को इस प्रकार से खर्च करेगा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कि मिलने वाली उपयोगिता अधिकतम हो सके और अंतिम जो है वो सम हो सके, सीमांत उपयोगिता सम हो सके। अब इनके बाद हम आते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण पे। इसमें पहला मुद्दा है उपयोगिता को गणनावाचक नहीं कर्मवाचक माना गया है। इसके अंतर्गत ये माना गया है कि उदासीनता वक्र का निर्माण किया जाता है। उदासीनता वक्र के लिए मान्यताएं हैं, पहले प्राथमिकता क्रम यानी वस्तुओं का प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जाता है। प्राथमिकता क्रम निर्धारण करने के बाद वस्तुओं का एक संयोग निर्धारित किया जाता है और संयोगों में ध्यान रखा जाता है कि वस्तु समरूप और विभाज्य हो, उपभोक्ता विवेक को व्यवहार हो, बाजार का पूरा ज्ञान हो। और जब टेबल बनती है उसमें हमने अलग अलग संयोग बना दिए। इन संयोगों में ये निश्चित है कि हमें प्रत्येक संयोग से मिलने वाली उपयोगिता एक समान होगी, अलग अलग उपयोगिता नहीं होगी। इसके आधार पर हमने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में ऊपर से नीचे बाईं ओर, ऊपर बाईं ओर से नीचे दाहिनी ओर देखा है। इसे हमने इंडिफरेंस कर्व कहा। तो उदासीनता वक्र की तरफ देखा ऐसे मिलेगी। उदासीनता वक्र की विशेषताओं के बारे में बात नहीं की। उदासीनता वक्र ऊपर बाईं ओर से नीचे दाहिनी ओर रहेगी। 2 उदासीनता वक्र साथ साथ रख सकते हैं। ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक उपयोगिता देता हुआ होगा, नीचा उदासीनता वक्र कम उपयोगिता प्रदान करता हुआ होगा। 2 उदासीनता वक्र आपस में फोर्स नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। कभी भी उदासीनता वक्र एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ये टच नहीं करेगा। कभी भी नीचे बाईं ओर से ऊपर दाहिनी ओर मिल जाएगा और ये ऊपर नहीं होगा। ये करने के बाद होता है प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन दर 10 इसी जगह में बनाया है कि 1:1, 2:1, 1:1
और इसको डायग्राम में हमने इसी डायग्राम में बताया है कि 3 सेव केले कम के 1 सेव बढ़ा दिया, 2 केले कम के 1 सेव बढ़ा दिया, 1 केला कम के 1 सेव बढ़ा दिया, इसको हमने 1 सेव बढ़ा दिया। इसी के साथ इस टॉपिक को अपन खत्म करते हैं। धन्यवाद।